हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर अकेडमी धनबाद। और आप बने हैं क्लास 6 NCERT का टॉपिक विविधता एवं भेदभाव। आप देखेंगे कि इस टॉपिक में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, क्योंकि इससे पहले जो भी था वो टॉपिक में बता दी गई थी। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। ये सारी चीज़ आपको बता दिए गए थे। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं। बताओ, बड़ी कंजूस है, वो अपराधी है, तो एकदम बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई ना कोई धारणा हम लोग बना लेते हैं, छवि बना लेते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। देखिए, बात की जा रही किस पर? आप देख सकते हो कि रूढ़िबद्ध धारणाओं पर फोकस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं और जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। आप देखोगे, इसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे कहा जा रहा है कि वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर आप चर्चा कीजिए। ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं? क्या लड़कियों में से ये गुण जन्म से ही होते हैं कि वो मृदु स्वभाव की हैं, कोमल हैं, सुशील हैं, या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपसी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल और मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती है? अगर आप देखोगे कुछ मुसलमानों के बारे में, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा होती है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। तो मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर देख रहे हो कि सब तरह की फैसिलिटी दी गई, जिसके कारण यहाँ पर मुसलमान
जो लड़कियां हैं उसमें भी शिक्षा देखने को मिल रही है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए वहां गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो या जनजातीय हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है। इसका मतलब फोकस किया जा रहा है कि अगर लड़कियां अगर स्कूल नहीं जाती है, वह नहीं भेजते हैं, तो इसका मुख्य कारण धर्म नहीं है बल्कि क्या है, गरीबी है। अब फोकस करेंगे असमानता और भेदभाव पर। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों, मैंने बता दिया था पूर्वाग्रहों के बारे में, रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। इसको बताया था ना मैंने, किसी के बारे में पहले से वैसी धारणा बना लेना, वही चीज़ हो गया। तो भेदभाव कब होगा, जब उस तरह की धारणा आपके मन में देखने को मिल रही है और उसके आधार पर आप व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सब क्या दिख रहा है, ये सब भेदभाव ही तो देखने को मिल रहा है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। ठीक है, बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि हर तरह से भेदभाव पे फोकस किया जा रहा है। वे गरीब हैं, उसकी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों को देखा जा रहा है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि एक वर्ड पे मैं फोकस करूँगा, दलित। क्या फोकस करेंगे, दलित की बात करें तो दलित तो वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब दलित बोले तो नीची जाति के लोग, क्या बोला, नीची जाति के लोग पे फोकस किया जा रहा है। अच्छा, वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब दलित है तो वो अछूत से ज़्यादा। दलित का मतलब क्या, दलित का जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। समझ में आया? तो आप देख सकते हो दलित फोकस किया, अछूत है, नीची है, अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, ये देखने को मिला। अब क्या है कि जैसा कि चर्चा हम कर रहे थे भेदभाव पर, तो भेदभाव का सामना करने पर फोकस किया जा रहा है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं।
जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे काम को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है और जाति व्यवस्था में लोगों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का एक और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को तो आप देख सकते हो, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है ना। इन बच्चों को आप देख सकते हो, इन बच्चों की अपेक्षा अलग बैठाने का काम किया गया है। तो जाति क्या था, तो यहाँ पर क्या भेदभाव आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। उन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त भी नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अब क्या आप देखोगे कि रूढ़िबद्ध धारणाओं भेदभाव में क्या अंतर है। आपने तो पढ़ा। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है वो उसे कैसा महसूस होता है। तो इस तरह का आप आंसर देने का काम जरूर से ज़रूर करेंगे। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता जिनकी बात कर रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे न केवल 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। तो क्या महार समुदाय को क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन
पर और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिक्चर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्टेशन मास्टर, और कहा जा रहा है कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हमें कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी। मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, मतलब अछूत, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाना अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अच्छा, अब क्या है आप देख सकते हो। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक, दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपके छूने से मना करें, आपको पानी ना पीने दे। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवान ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि जाहिर सी बात है भेदभाव से दलित को ही मतलब कई गति, अभी आपने देखा कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था, बात भी नहीं कर रहे थे सही ढंग से, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। आगे बढ़े उससे पहले कुछ हम फोकस करेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि यहाँ दिख रहा है, इनका जन्म 1891 में और इनका निधन 1956 में हुआ। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन भी होगा, इनका जन्म, मृत्यु, संविधान के पिता, दलितों के सबसे बड़े नेता। अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर कौन जाति? महार जाति, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, अंबेडकर ने नेतृत्व किया।
उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। अब हम कुछ सवालों पर फोकस करते हैं। आपने जो सुना उसका जवाब दे जरूर से जरूर। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? जवाब दीजिए। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहारों को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बने रहेंगे, समानता के लिए संघर्ष।